कोरोना वायरस कितना खतरनाक था ये तो हम सब ने देखा। कैसे इस वायरस ने पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया था। लाखों लोगों की मौतें हो रही थी इस वायरस की वजह से और लाखों लोगों को इस वायरस ने पीड़ित किया। इस एक वायरस की वजह से पूरी दुनिया में लॉकडाउन रहा। इस वायरस की वजह से लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनमें से एक समस्या थी डर। लोगों के अंदर डर था कि कहीं वो इस वायरस का शिकार न हो जाएं और उनके अंदर एक डर पहले से बैठा हुआ था कि अगर वो इस वायरस का शिकार हुए तब उनका मरना पक्का है। इस एक वायरस ने काफी लोगों की जानें ली थी और जहां की तहां लोगों के मृत शरीर जल रहे थे। कोरोना वायरस ये कोई ज्यादा पुरानी घटना नहीं है। इस वायरस के बारे में हमको और आपको यानी कि सभी को पता है कि यह वायरस कितना खतरनाक था। लेकिन 3 दिसंबर 1984 को जो भोपाल में हुआ था वो इस वायरस से कई गुना ज्यादा खतरनाक था। इसने एक ही रात में भोपाल से सब कुछ छीन लिया। भोपाल से हंसती खेलती जिंदगियां छीन ली। जो लोग इसका शिकार हुए वो मर गए और जो लोग इसका शिकार नहीं हुए किसी तरह से बच गए वो आज भी इस घटना के बारे में सोचकर कांपते हैं। इस घटना को हुए लगभग 38 साल हो चुके हैं लेकिन आज भी भोपाल के लोग इसका सामना कर रहे हैं। मैं भोपाल गैस त्रासदी की बात कर रहा हूँ जो एक तरह का औद्योगिक आतंकवाद था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक कंपनी लगती है यूनियन कार्बाइड नाम की जो कीटनाशक दवाएं बनाती थी। अब आप ये सोच सकती हो कि ये कंपनी कीड़े मकोड़े मारने वाली दवाएं को बनाती है तब इसमें किस प्रकार के केमिकल यूज किए जाते होंगे। जब ये कंपनी भोपाल में लगी थी तब उस टाइम भोपाल के लोग बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उनके लिए अब इस कंपनी में रोजगार मिलने वाला था। और ऐसा ही होता है, भोपाल के बहुत सारे लोगों को इस कंपनी में रोजगार मिलता है। लेकिन इस कंपनी में जितने भी लोग काम करते हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको इस कंपनी में यूज किए जा रहे केमिकल के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता है कि ये केमिकल कितने खतरनाक हैं। यूनियन कार्बाइड कंपनी कीटनाशक दवाएं बनाने के लिए MIC यानी कि मेथिल आइसोसाइनाइड गैस का उपयोग करती थी जो कि एक बहुत ज्यादा खतरनाक और जहरीली गैस है। MIC को अंडरग्राउंड 3 टैंकों में भरकर रखा जाता था जिनमें से 2 टैंकों में MIC भरी होती थी और तीसरे टैंक को खाली रखते थे। इन टैंकों के नंबर E610, E611 और E619 थे और 2 दिसंबर 1984 को इन तीनों टैंकों में जो MIC थी वो 68,000 लीटर थी जिसमें से 42 टन MIC केवल टैंक नंबर E610 में थी। ये MIC भोपाल में एक टाइम बॉम्ब की तरह थी जो इस कंपनी में काम करने वाले मजदूरों की लापरवाही की वजह से कभी भी फट सकती थी। इस कंपनी में जो उच्च लेवल के इंडियन अधिकारी थे वो केवल प्रॉफिट पर ध्यान देते थे, ना कि इस कंपनी में कि इस कंपनी में कौन सी मशीन ठीक तरह से काम कर रही है और ठीक तरह से काम नहीं कर रही है। वो ये जानकर भी कि ये 68,000 लीटर MIC भोपाल में एक टाइम बॉम्ब की तरह है और अगर हमने थोड़ी सी भी कोई गलती की तब भोपाल के लिए बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। और आखिरकार फिर वो दिन आ ही जाता है जब भोपाल में ये टाइम बॉम्ब फटने लगता है। 2 दिसंबर 1984 को रात के तकरीबन 11 बजे टैंक नंबर E610 जिसमें कि 42 टन MIC भरी होती है अचानक से ही उसका प्रेशर बढ़ने लगता है। लेकिन कंपनी में जो लोग काम करते हैं वो इस प्रेशर के लिए इग्नोर कर देते हैं जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। और इसके लगभग आधे घंटे बाद कंपनी में काम करने वाले मजदूरों को MIC गैस की स्मेल आने लगती है और लगभग 12 बजे इस कंपनी में काम करने वाले लोगों को पता चलता है कि MIC गैस टैंक नंबर E610 से लीक हो रही है। अब इस टाइम टैंक का जो प्रेशर था वो 50 PSI तक पहुंच चुका था और टैंक का जो तापमान था जिसे नॉर्मली 4 या 5 डिग्री तक होना चाहिए था वो अब 20 डिग्री तक पहुँच चुका था। कंपनी में काम करने वाले लोगों को डर था कि कहीं अब कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन जिस चीज का उन्हें डर था वही होता है। रात के तकरीबन 12:30 पर टैंक नंबर E610 का इमरजेंसी ट्यूब फट जाता है और पूरी 42 टन MIC भोपाल के वायुमंडल में फैल जाती है। कंपनी में एक बहुत बड़ा अलार्म था कि अगर इस कंपनी की वजह से आसपास के लोगों को कोई खतरा है तब वो इस अलार्म को बजाकर आसपास के लोगों को सूचना दे दें। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि इस कंपनी में जो चीज खराब थी उसे खराब ही रहने दिया, उसे सही नहीं कराया और ये अलार्म भी उस दिन खराब था। जाड़ों का टाइम था, लोग अपने घरों के अंदर रजाई में सो रहे थे तभी उनके लिए घुटन सी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मिर्चें जलाई हों। भोपाल के लोग अपनी रजाई से बाहर निकलकर दरवाजे और खिड़की खोलकर देखते हैं कि आखिर हुआ क्या है
तभी उन्हें पता चलता है कि यूनियन कार्बाइड कंपनी से MIC गैस निकल रही है और फिर धीरे धीरे लोगों की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगती है, लोग मरने लगते हैं। उस रात भोपाल के लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो इस गैस से कैसे बचे। वो इस गैस से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, ये सोचकर कि वो इस कंपनी से जितनी ज़्यादा दूर चले जाएंगे इस गैस का असर उतना ही कम होगा। भागने में कुछ लोग तो कामयाब होते हैं, लेकिन कुछ लोग कामयाब नहीं होते हैं, क्योंकि वो जितनी तेज भाग रहे थे उतनी ही जल्दी वो सांस को ले रहे थे और ये MIC सांस के जरिए उनके अंदर जा रही थी, जिससे उनकी रास्ते में ही मौत हो गई। लोगों की आंखों में जलन हो रही थी। लोग इस जलन को दूर करने के लिए पानी से अपनी आंखें धोने लगते हैं। कुछ लोग एक तालाब में डुबकी लगाने लगते हैं, लेकिन उनको नहीं पता था कि MIC और पानी जब मिलते हैं तभी और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। अगले 3 दिसंबर को भोपाल में सूरज तो निकलता है, लेकिन उस सूरज में वो चमक नहीं होती है, क्योंकि भोपाल में थोड़ी थोड़ी दूरी पर जानवरों की और इंसानों की लाशें पड़ी होती हैं। जिस तालाब में लोग डुबकी लगा रहे थे इस MIC से बचने के लिए, उस तालाब में भी अब बहुत सारी लाशें पड़ी होती हैं। ये इतिहास का वो काला दिन है जिसने 15,000 लोगों की जान ली थी और 5 लाख लोग इसका शिकार हुए। इस घटना के बाद यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन वारन एंडरसन को हिरासत में ले लिया जाता है और उनसे 750 करोड़ का जुर्माना लेकर उन्हें 1 दिन बाद छोड़ दिया जाता है और फिर वो हमेशा के लिए अमेरिका चले जाते हैं। ये 750 करोड़ रुपए पीड़ित लोगों को बांट दिए जाते हैं। प्रत्येक के लिए 20 से 30 हजार रुपए मिलते हैं। लेकिन क्या ये 20-30 हजार रुपए भोपाल के लोगों का DNA चेंज कर सकते हैं? जो MIC भोपाल के लोगों के DNA में घुसा था, क्या वो चेंज हो सकता है? DNA तो चेंज नहीं हो सकता। और आज भी भोपाल में कुछ बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिन्हें पोलियो होती है, अंधे होते हैं, विकलांग होते हैं, कैंसर होता है। यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन ने अपनी पूरी जिंदगी अमेरिका में रहकर ऐसे गुजारी और भोपाल इस MIC की आग में सुलगता रहा। भोपाल गैस कांड ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के लिए लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में।